नमस्ते बच्चों। आप सभी का आज के हमारे सेशन के अंदर स्वागत है। मैं मोहित कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज खेरवाड़ा। आज हम हमारा जो बीएससी बॉटनी 6th सेमेस्टर के जो टॉपिक्स हैं उनको शुरू करने जा रहे हैं। तो जो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है जिसका नाम है पादप रोग की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लांट डिजीज। इस टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे। ये जो पूरा लेक्चर है, इस लेक्चर के दौरान हम ये समझेंगे कि पौधों में बीमारियां क्या होती है, वे कैसे हमारे खेतों, जंगलों, इन सभी को जो है वो प्रभावित करती है। और बेसिकली पूरी यूनिट के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये एक तरीके से उसका ओवरव्यू होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्लांट डिजीज है इसको समझना। आगे बढ़ने से पहले हमारा जो सिलेबस है ये उसका एक स्लाइड मैंने यहाँ पे डाली है। इसमें जो मैंने यहाँ पर रेड से इसको हाईलाइट किया है, एक्चुअल में ये वाला टॉपिक जो है इसको, ये वाला टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्लांट डिजीज, इसको जो है आज हम पढ़ेंगे और आज अपन समझेंगे। बच्चों, प्लांट पैथोलॉजी स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना होगा वो टॉपिक कौन सा है जिसके तहत हम इन सारी डिजीज वगैरह इन सब का अध्ययन करते हैं। तो आपने एक शब्द सुना होगा जिसका नाम होता है फाइटोपैथोलॉजी। क्या शब्द का नाम? फाइटोपैथोलॉजी। फाइटोपैथोलॉजी जो शब्द है एक्चुअल में यह ग्रीक भाषा की 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहला है फाइटोन, जिसका मतलब होता है पौधा। दूसरा है पैथोज, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पीड़ा, कष्ट या फिर रोग, किसी प्रकार की बीमारी। और तीसरा शब्द होता है लोगोस, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज का अध्ययन करना। ये वाला शब्द तो आपने पहले भी सुन रखा होगा। अगर किसी भी शब्द के पीछे लोगोस जुड़ जाता है तो उसका मतलब होता है कि उस चीज का क्या करना? अध्ययन करना। तो अगर हम तीनों शब्दों को मिला दें, फाइटोन, पैथोज और लोगोस को, तो हमें कौन सा शब्द मिलता है? फाइटोपैथोलॉजी। तो अभी हमने इन तीनों शब्दों का भी शाब्दिक अर्थ समझ लिया। तो फाइटोपैथोलॉजी का जो मीनिंग निकल के आता है वो क्या आता है कि पौधों के अंदर जो पीड़ा या फिर जो रोग है उसका जो अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के तहत किया जाता है, या फिर इनका जो अध्ययन करने की जो प्रक्रिया है, ये क्या कहलाती है? फाइटोपैथोलॉजी। तो फाइटोपैथोलॉजी शब्द समझ में आ गया कि पौधों के अंदर जो बीमारियां है उनका अध्ययन करना साइंस की कौन सी ब्रांच के अंदर आता है? फाइटोपैथोलॉजी के अंदर आता है। देखो, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आप या फिर हम कब कहेंगे कि एक पौधा बीमार है। अगर हम साधारण शब्दों में बात करें तो अगर पौधे की सामान्य शारीरिक क्रियाओं, यानी कि उसके जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, उनमें किसी बाहरी कारक के कारण किसी भी प्रकार की कोई रुकावट आती है, या फिर उसका जो व्यवधान उत्पन्न होता है जिससे उस पौधे की वृद्धि, उसका विकास या फिर उसकी उत्पादकता पर नकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ता है, तो हम कहते हैं कि ये पौधा क्या है? बीमार है। अब मैंने एक शब्द कही कि फिजियोलॉजिकल फंक्शन। फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या होते हैं? तो पौधा जो भी अपना नॉर्मल रूटीन के अंदर काम कर रहा है, वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, रूट से वो जो है जल और खनिज लवणों का अवशोषण कर रहा है, वो फूड बना रहा है, वो फ्रूट्स बना रहा है, मतलब एक कोशिका को सामान्य काम करने के लिए जो भी फंक्शंस करने होते हैं वो क्या कहलाते हैं? उसके फिजियोलॉजिकल फंक्शन। तो अगर किसी भी फैक्टर की वजह से, किसी भी कोई भी कारक है उसकी वजह से अगर पौधा अपनी नॉर्मल जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है वो नहीं कर पाता, तो हम क्या कहते हैं कि पौधा क्या है? बीमार है। अब वैज्ञानिकों ने ये जो प्लांट डिजीज होती है इसको और अधिक सटीक रूप से जो है वो परिभाषित करने का प्रयास किया है। इसके अंदर दो प्रमुख पहलू आते हैं। सबसे पहला जो आता है वो है स्वास्थ्य में निरंतर व्यवधान। कौन सा है? स्वास्थ्य में निरंतर व्यवधान। अब सपोज करो कि रोग कोई एक ऐसी चीज तो है नहीं जो पलक झपकते ही हो जाती है, ठीक है। यह एक सिस्टमेटिक रूप से पौधे की कोशिकाओं और उसके उत्तकों में किसी पैथोजन, रोगजनक या एनवायरनमेंट के कारण होने वाला एक निरंतर व्यवधान होता है ना। बीमारी कभी एकदम से नहीं हो जाती, एक पर्टिकुलर प्रोसेस होती है। किसी पैथोजन के कारण या एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर उस डिजीज की क्या होते हैं? सिम्टम्स हमें दिखाई देने लगते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, पौधे की जो ऊर्जा होती है, पौधे की जो एनर्जी होती है वो ये खत्म कर देती है, और पौधे के अंदर आपको संरचनात्मक रूप से क्या देखने को मिलते हैं? बदलाव। और जो दूसरा पॉइंट हम बीमारी के अंदर ऐड करते हैं, वो आपको यहाँ पे डिफरेंस समझना होगा कि रोग और चोट में क्या अंतर है ना। कई बार हम किसी चोट को ही रोग समझ लेते हैं, जबकि चोट और रोग के अंदर क्या होता है? डिफरेंस होता है। तो
अब हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि चोट और रोग के अंदर क्या डिफरेंस है। जहां तक अगर हम चोट की बात करते हैं या फिर इंजरी की बात करते हैं, तो चोट बेसिकली एक अचानक होने वाली घटना है ना। ये एक इंस्ट्रूमेंटेनियस एक्ट है। जैसे अगर किसी कीड़े ने आकर अचानक से किसी पत्ती को काट लिया, या अचानक से ओले गिर गए और उसकी वजह से पौधा है जो टूट गया, या पौधे की किसी पर्टिकुलर पार्ट को नुकसान पहुंचा, तो ये तो क्या है, चोट है। जबकि रोग क्या है, रोग कभी भी अचानक से नहीं होता, स्पॉन्टेनियस जो है कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। तो चोट अचानक से होती है, और जो रोग है ये एक निरंतर चलने वाली क्या होती है, प्रक्रिया होती है, जिसमें कोई पैथोजन या फिर जो रोग कारक है धीरे धीरे पौधे में प्रवेश करता है, अपने नंबर्स को बढ़ाता है, और समय के साथ क्या कर देता है, पौधे को कमजोर कर देता है। तो आई होप आपको रोग और जो चोट होती है इन दोनों के अंदर अंतर समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। वो पादप रोगों का वर्गीकरण ऑलरेडी अपनी यूनिट के अंदर एक अलग से टॉपिक दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं खाली आपको एक बर्ड्स आई व्यू दे रहा हूँ, एक समराइज फॉर्मेट के अंदर बता रहा हूँ कि अभी सबसे पहले हमने ये समझा कि पादप के अंदर डिजीज क्या होती है, रोग की परिभाषा क्या होती है, उसके बाद में हमने रोग और चोट के अंदर अंतर समझ लिया। अब हम ये चीज समझने की कोशिश कर रहे हैं कि प्लांट के अंदर जो अलग अलग बीमारियां होती है उनको हम वर्गीकृत कैसे करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ये जो रोग होते हैं ये किस वजह से होते हैं, इनके प्रमुख कारण क्या है या फिर कारक क्या है। तो कारण या फिर कारकों के आधार पर अगर अपन देखें तो पौधे के अंदर होने वाले रोगों को प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है वह है संक्रामक रोग, है ना, इन्फेक्शियस रोग या फिर जैविक रोग। और दूसरा जो भाग है वो है असंक्रामक रोग या फिर अजैविक रोग। अब संक्रामक रोग कौन से होते हैं? संक्रामक रोग जो होते हैं बेसिकली बायोटिक या फिर जैविक रोग होते हैं। ये वो रोग होते हैं जो किसी जीवित जीवों या फिर सूक्ष्म जीवों के कारण जो है वो पौधों के अंदर होते हैं। संक्रामक रोग की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये एक पौधे से दूसरे पौधे के ऊपर फैलते हैं। अब जो सूक्ष्म जीव होते हैं या फिर जो जीवित जीव होते हैं ये भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, है ना। बहुत सारी बीमारियां होती है जो फंजाई या फिर बैक्टीरिया की वजह से होती है, बहुत सारी बीमारियां होती है जो वायरसेस की वजह से होती है, और बहुत सारी बीमारियां जो होती है वो फाइटोप्लाज्मा या फिर निमेटोड की वजह से होती है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखनी है कि पौधों के अंदर जो बीमारियां होती है वो जैविक कारणों से भी होती है, जिन्हें हम संक्रामक बीमारियां कहते हैं, और अजैविक कारणों से भी होते हैं, जिन्हें हम असंक्रामक बीमारियां कहते हैं। जो संक्रामक या फिर जो जैविक रोग है वो जीवित जीव या फिर सूक्ष्म जीवों के इन्फेक्शन के कारण पौधे के अंदर होते हैं। ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये फंजाई हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं, या फिर फाइटोप्लाज्मा हो सकते हैं, या फिर निमेटोड हो सकते हैं। जबकि जो असंक्रामक या फिर जो नॉन इन्फेक्शियस रोग होते हैं ये अजीवित जीवों के द्वारा या फिर पर्यावरणीय कारकों के द्वारा होते हैं। अब वो पर्यावरणीय कारक कौन कौन से हो सकते हैं? तो जैसे वो पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, कोई जो पौधे के लिए अनुकूल वातावरण नहीं हो वो वातावरण हो गया, जैसे अत्यधिक पाला पड़ गया या अचानक से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया तो उसकी वजह से भी पौधे के अंदर जो है वो बीमारियां हो सकती है। या फिर मिट्टी के अंदर जो सफिशिएंट अमाउंट के अंदर न्यूट्रिशन होने चाहिए, मान लो वो सब चीज़ें नहीं है तो उसकी वजह से भी पौधों के अंदर क्या हो सकती है, बीमारियां हो सकती है। तो ये दो प्रमुख रूप से हमने पौधों के अंदर पाई जाने वाली बीमारियों को कैटेगराइज किया। हालांकि इस टॉपिक को आगे हम और डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, जिनमें हम 5 से 6 प्रकार के अंदर इनको जो है वो डिवाइड करेंगे। पर मोटा मोटा आपको ये याद रखना है कि पौधे में जो बीमारी जो होती है वो जैविक कारणों की वजह से भी होती है और अजैविक कारणों की वजह से भी होती है। जैविक अगर हम कारणों की बात करें तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं अगर वो बीमारी उत्पन्न करते हैं, जैसे फंजाई, बैक्टीरिया, वायरसेस, निमेटोड वगैरह, और ये जो बीमारियां होती है ये क्या होती है, इन्फेक्शियस होती है। दूसरी तरफ पौधों के अंदर जो बीमारी है वो प्राकृतिक कारणों की वजह से या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी होती है, जिनको अपन एबायोटिक या फिर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। अभी तक हमने सबसे पहले फाइटोपैथोलॉजी के बारे में समझा कि फाइटोपैथोलॉजी क्या होती है। उसके बाद में हमने पादप के अंदर जो पादप रोग होता है या फिर बीमारी की क्या डेफिनेशन होती है उसको समझा। उसके बाद में हमने चोट और रोग के अंदर डिफरेंस को समझा। उसके बाद में हमने पादपों में पाए जाने वाली जो प्रमुख बीमारियां होती है उनको दो प्रकार से अपन विभाजित करके देखते हैं, संक्रामक बीमारियां, असंक्रामक बीमारियां, इनके बारे में समझा। अब हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रोग त्रिकोण या फिर जो है वो विकास चक्र।
कि डिजीज का ट्राइंगल क्या होता है और प्लांट के अंदर जो डिजीज होती है वो कैसे होती है। तो बच्चों, अब हम पादप रोग विज्ञान या फिर प्लांट पैथोलॉजी का एक बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है पादप रोग का त्रिकोण या फिर द डिजीज ट्राइंगल। इस डिजीज ट्राइंगल को समझते हैं। डिजीज ट्राइंगल को समझने से पहले एक चीज समझो कि प्लांट के अंदर कोई भी जो संक्रामक या फिर जो इन्फेक्शियस बीमारी होती है, तो ऐसा कभी भी नहीं होता है कि वो बीमारी ऐसे हवा के अंदर पैदा हो गई और उसने प्लांट को जो है अपनी चपेट के अंदर ले लिया। तो पादप रोग त्रिकोण ये समझाता है कि कोई भी एक बीमारी होने के लिए आपके पास कम से कम कितने फैक्टर होना जरूरी है? 3 फैक्टर। कम से कम कितना फैक्टर होना जरूरी है? 3 फैक्टर। और ये 3 फैक्टर कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है आपके पास एक होस्ट होना चाहिए, दूसरा आपके पास पैथोजन होना चाहिए और तीसरा आपके पास एनवायरनमेंट। होस्ट क्या होता है? तो होस्ट होता है परपोषी, वो प्लांट जिसके ऊपर क्या होगा? बीमारी होगी। अब आपका जो होस्ट है या फिर जो परपोषी है वो कैसा होना चाहिए? तो वो होना चाहिए ससेप्टेबल। ससेप्टेबल से मतलब होता है कि आपके पास एक ऐसा पौधा होना चाहिए जिसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है। दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए? पैथोजन। पैथोजन क्या होता है? जो रोग कारक होता है या फिर जो प्लांट के अंदर क्या करता है? डिजीज करता है। हमने पढ़ा था ना कि भाई जो पैथोजन होते हैं वो बायोटिक भी हो सकते हैं, एबायोटिक भी हो सकते हैं। पर बायोटिक की अगर अपन बात करें तो उनके अंदर एल ये फंजाई है, वायरसेस है, माइकोप्लाज्मा है, फाइटोप्लाज्मा है, ये सब चीजें आती है। तो अब आपका जो पैथोजन है ये कैसा होना चाहिए? उग्र या फिर वायरुलेंट। वायरुलेंट से हमारा मतलब होता है कि ऐसा रोग कारक जिसके अंदर रोग करने की क्या हो? क्षमता हो। क्योंकि जो रोग कारक या फिर पैथोजन होते हैं ये अपनी पूरी लाइफ साइकिल में डिजीज नहीं कर सकते, एक पर्टिकुलर फेज के अंदर ये डिजीज करते हैं। जैसे बहुत सारी अगर अपन फंजाई की बात करें तो फंजाई जब अपनी माइसीलियम स्टेज के अंदर होता है, जब वो प्लांट को पेनिट्रेट कर रहा होता है, तब वो सिर्फ प्लांट से न्यूट्रिशन लेता है। फिर जब वो अपनी इन्फेक्शियस स्टेज के अंदर आता है, वो किसी प्रकार के स्पोर्स बनाता है या फिर टॉक्सिन बनाता है, उसके बाद में क्या करता है? वो डिजीज करता है। तो पहला तो आपका हमने समझा कि आपका जो परपोषी है या फिर जो होस्ट है वो क्या होना चाहिए? ससेप्टेबल या फिर सुग्राही। दूसरा हमने समझा कि आपका जो पैथोजन है वो क्या होना चाहिए? उग्र या फिर वायरुलेंट, मतलब उसमें रोग करने की क्षमता भी होनी चाहिए। और तीसरा और जो हमारा लास्ट डिजीज ट्राइंगल के अंदर फैक्टर है उसका नाम है वातावरण। कि अगर मान लो आपका होस्ट भी ससेप्टेबल है, सुग्राही है, आपके पास पैथोजन भी ऐसा है जो कि वायरुलेंट है, जिसके अंदर डिजीज करने की क्षमता है, लेकिन अगर इन्वायरमेंटल जो टेम्परेचर है, जो ह्यूमिडिटी है, अगर वो उसको सपोर्ट नहीं कर रही है तो भी क्या होगा? बीमारी नहीं हो पाएगी। तो तीसरा इंपॉर्टेंट कारण आता है वातावरण। कि पर्यावरण की वे स्थिति, जैसे सही नमी, सही तापमान या फिर सही वर्षा, जो कि पैथोजन या फिर रोग कारक को पनपने में क्या करती है? मदद करती है। तो जब ये तीनों चीजें मिलती है तो ये तीनों चीजें मिलके क्या बनाती है? डिजीज ट्राइंगल। कौन कौन सी? ससेप्टेबल होस्ट, वायरुलेंट पैथोजन और एनवायरमेंट। लेकिन ये तो स्टार्टिंग के अंदर था कि कम से कम ये 3 चीजें तो आपके पास डिजीज ट्राइंगल में होनी चाहिए। लेकिन आपको पता है कि अब जैसे विज्ञान है वो हमेशा बदलता रहता है। तो आधुनिक अवधारणा के अंदर ये जो डिजीज ट्राइंगल है इसके अंदर अब कुछ और भी चीज जोड़ दी गई है और अब हम इसे रोग चतुष्कोण या फिर डिजीज टेट्राहर्डन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या था? डिजीज ट्राइंगल। ट्राइंगल का मतलब है कि त्रिभुज की तीनों बिंदुओं के ऊपर आपके पास क्या था? एक एक फैक्टर था। और वो फैक्टर कौन कौन सा था? ससेप्टेबल होस्ट, सुग्राही परपोषी, दूसरा था वायरुलेंट पैथोजन, उग्र रोग कारक, और तीसरा था वातावरण। अब इसके अंदर एक एक चौथा फैक्टर और जोड़ दिया गया है चतुष्कोण के अंदर। एक्चुअल में 2 जोड़े गए हैं, एक तो है समय और एक दूसरा है मानवीय हस्तक्षेप। कौन कौन से 2 फैक्टर और जोड़ दिए गए? समय और मानवीय हस्तक्षेप। अब देखो समय क्यों जोड़ा गया? क्योंकि एक जो समय होता है वह संक्रमण को फैलने में लगता है ना? कि भाई जैसे यहाँ पर एक जगह बीमारी होगी, उसके बाद में वो बीमारी पूरे फील्ड के अंदर फैलने के अंदर क्या लेती है? टाइम लेती है। एक तो चीज ये है। और दूसरी चीज क्या है कि जैसे मान लो किसी प्लांट को अभी किसी पैथोजन ने इन्फेक्ट किया, तो उस पैथोजन उस प्लांट को इन्फेक्ट करने के बाद में वो उसके अंदर सरवाइव करेगा, फिर वो अपनी और प्रोजेनीज बनाएगा जिससे वो दूसरे प्लांट को पैथोजन करेगा। तो इसमें क्या लगता है? एक पर्टिकुलर टाइम लगता है ना? कि जैसे मान लो किसी प्लांट के ऊपर किसी पैथोजन ने इन्फेक्ट किया, फिर उसके अंदर वो एक दिन रुका और अगले दिन
इस पूरे एक दिन के अंदर उसने क्या किया, अपनी बहुत सारी कॉलोनीज बढ़ाई, बहुत सारी प्रोजेनीज बढ़ाई, टॉक्सिन बनाए, स्पोर्स बनाए, और फिर वो विस्फोट के रूप में अगले दिन फटा, और उसने फिर आसपास वाले पौधों को भी क्या किया, संक्रमित किया। तो कहने का मतलब ये है कि जो टाइम वाला फैक्टर है वो इसलिए जोड़ा गया क्योंकि यह संक्रमण की दर और संक्रमण कितने टाइम के अंदर फैलेगा इसको क्या करता है, प्रभावित करता है। तो डिजीज ट्रायंगल के अंदर फिर अगला जो चौथा जो फैक्टर कौन सा जुड़ा था, उसका क्या नाम है, समय। पांचवा जो कारक डिजीज ट्रायंगल के अंदर जोड़ा गया उसका नाम था मानवीय हस्तक्षेप। क्या है, मानवीय हस्तक्षेप या फिर ह्यूमन इंटरवेंशन। अब ऐसा क्यों है, देखो इंसान ने एग्रीकल्चर कर करके अब इतना एडवांस हो चुका है कि हमारी जो एक्टिविटीज है वो भी बीमारी को कहीं ना कहीं फैलने के अंदर और इन चीज के अंदर क्या करती है, प्रभावित करती है। वो सकारात्मक रूप से भी कर सकती है और नकारात्मक रूप से भी कर सकती है। क्यों, क्योंकि हम बहुत सारी कृषि प्रणालियां अपनाते हैं, मोनोकल्चर खेती करते हैं, एक ही फील्ड के ऊपर बार बार सेम टाइप की क्रॉप लगाते हैं। तो उससे क्या होता है कि पिछले साल की क्रॉप का जो इनोक्यूलम पड़ा हुआ होता था वो नई क्रॉप को भी क्या करता है, इन्फेक्शन करता है। फिर दूसरा भी ह्यूमन क्या करता है, अलग अलग जगह से बीज लेके आता है, किसी दूसरे कंट्री से बीज लेके आता है, तो कई बार क्या होता है कि विदेशी बीजों के साथ भी क्या हो जाता है, पैथोजन आ जाता है। फिर तीसरा, जैसे ह्यूमन क्या करता है कि बहुत सारी केमिकल वगैरह और इन सब का ट्रीटमेंट करता है, तो उससे भी कहीं ना कहीं जो पौधों के अंदर जो रोग है वो क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो कुल मिला के इस टॉपिक को अगर मैं समराइज करूं तो हमने अभी क्या समझा, पादप त्रिकोण। हमने क्या समझा कि तीन चीजें जब होगी तब ही किसी प्लांट के अंदर क्या होगी, डिजीज होगी। वो तीन चीजें कौन कौन सी है, तो वो तीन चीजें है, सुग्राही प्रपोषी ससेप्टेबल होस्ट, दूसरा है वायरुलेंट पैथोजन उग्र रोग कारक, और तीसरा है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट कैसा होना चाहिए, सूटेबल। तो डिजीज ट्रायंगल के अंदर मेनली इन तीन चीजों को पढ़ा जाता है। लेकिन अब आगे चल के क्या हुआ, इन तीन के साथ और दो फैक्टर जुड़ गए और अब हम इसे क्या कहते हैं, डिजीज टेट्राहर्डन। क्या कहते हैं, डिजीज टेट्राहर्डन। और इसके अंदर प्रमुख रूप से दो चीजें कौन कौन सी जोड़ी गई, तो वो है एक तो समय और दूसरा कौन है, मानवीय हस्तक्षेप या फिर जो मानवीय गतिविधियां होती हैं। तो आई होप आपको डिजीज ट्रायंगल और डिजीज टेट्राहर्डन जो है वो समझ में आ गया होगा। बच्चों अभी हमने डिजीज ट्रायंगल और जो डिजीज टेट्राहर्डन है इसको समझ लिया। अब हम देखेंगे कि एक जो रोग कारक होता है या फिर एक जो रोग जनक या फिर जो एक प्लांट पैथोजन होता है वह पौधे पर हमला कैसे करता है, पौधे पर अटैक कैसे करता है। तो किसी पैथोजन की प्लांट के ऊपर अटैक करने की और डिजीज करने की क्या होती है, एक फेज्ड मैनर के अंदर जो है पूरी प्रक्रिया होती है। सबसे जो पहला स्टेप होता है इसके अंदर वो होता है इनोक्यूलेशन। इनोक्यूलेशन या फिर जिसको हम हिंदी में कहते हैं संसर्ग। तो सबसे पहली चीज क्या होती है, इनोक्यूलेशन या फिर संसर्ग। इनोक्यूलेशन वो स्टेप है जिसके अंदर पैथोजन या फिर रोगजनक का कोई हिस्सा, उसका कोई बीजाणु हो सकता है या फिर उसका कोई टॉक्सिन हो सकता है या फिर उसका कोई माइसीलियम का पार्ट हो सकता है। तो इनोक्यूलेशन में बेसिकली क्या होता है कि पैथोजन का कोई हिस्सा या फिर उसके जो स्पोर होते हैं वो हवा या फिर पानी या फिर किसी भी अन्य मीडियम से एक स्वस्थ पौधे के संपर्क में आते हैं। ठीक है, तो इमेज के अंदर यहाँ पे देखो, ये आपके पास एक स्वस्थ पौधा था, हवा पानी या फिर किसी भी अन्य तरीके से यहाँ पर जो पैथोजन के स्पोर है या फिर जो पैथोजन है वो किसके ऊपर आके गिर जाता है, स्वस्थ प्लांट के ऊपर। ये सबसे पहला स्टेप है। फिर दूसरा जो स्टेप होता है वो होता है प्रवेश और स्थापना। अब जैसे ही जो पैथोजन है वो स्वस्थ प्लांट के ऊपर आ गया तो अब वो क्या करेगा, पौधे के अंदर प्रवेश करेगा। क्या करेगा, पौधे के अंदर प्रवेश करेगा। अब पौधे के अंदर देखो एंट्री होने के लिए बहुत सारे स्पोर्ट होते हैं। जैसे आपको पता है कि पौधे की पत्तियों के ऊपर स्टोमेटा होते हैं, या फिर मान लो प्लांट जो है वो इंजर्ड है, उसका कोई पार्ट जो है वो एक्सपोज्ड है एनवायरनमेंट के अंदर, उससे पैथोजन एंटर कर सकता है। तो बेसिकली रोगजनक पौधे के संपर्क में आने के बाद क्या करता है, उसकी क्यूटिकल बाहरी त्वचा या फिर उसके जो प्राकृतिक छिद्र होते हैं जैसे कि स्टोमेटा, या फिर उसके ऊपर कोई मान लो इंजरी हो रखी है, किसी प्रकार का घाव हो रखा है, तो उसके रास्ते से पौधे के अंदर क्या हो जाता है, वो पैथोजन प्रवेश कर जाता है। तो ये दूसरे स्टेप के अंदर देखो, यहाँ पर ये जो पैथोजन था, इसका स्पोर था, ये किसके अंदर चला गया, पौधे के अंदर चला गया पेनिट्रेट करके। तो दूसरी स्टेप भी हमने समझ ली। सबसे पहला हमने समझा इनोक्यूलम, दूसरा हमने समझा एंट्री या फिर एंट्री होके पौधे के आंतरिक शरीर के अंदर स्थापित होना, तीसरा जो होता है वो होता है इंक्यूबेशन।
इंक्यूबेशन या फिर मैं उसको कह सकता हूँ संक्रमण की अवस्था या फिर जो होता है इन्फेक्शन की अवस्था। तो इन्फेक्शन की जो अवस्था होती है उसमें क्या होता है कि पैथोजन घुसने के बाद पौधे की कोशिकाओं में खुद को क्या कर लेता है, स्थापित कर लेता है, और जो परपोषी या फिर जो ससेप्टेबल होस्ट होता है उससे क्या करता है, अपना भोजन प्राप्त करके वहां पर क्या करता है, सरवाइव करता है। तो सबसे पहले इनोक्यूलम आया, उसने पौधे के अंदर प्रवेश किया, और तीसरा स्टेप प्रवेश करने के बाद में उसने क्या किया, इन्फेक्शन किया। उसने परपोषी से जो आवश्यक पोषक तत्व है वो क्या कर दिया, लेना स्टार्ट कर दिया। आवश्यक पोषक तत्व लेने के बाद क्या करेगा, वो इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर जाएगा। अब इंक्यूबेशन पीरियड क्या होती है, तो इंक्यूबेशन पीरियड बेसिकली बहुत ही दिलचस्प समय होता है। संक्रमण शुरू होने से लेकर के पौधे पर बीमारी का जब पहला लक्षण आपको दिखाई देता है, उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसको अपन क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। इस दौरान क्या होता है, आपको दिखने में लगेगा कि बाहर से पौधा स्वस्थ है, लेकिन अंदर ही अंदर क्या हो रहा होता है, पौधा बीमार होता है। तो सबसे पहले पैथोजन यहां पर आया लीफ के ऊपर। तो वही किया, प्रवेश करने के बाद में प्लांट के अंदर जो है उसने एंट्री करी। एंट्री करने के बाद में उसने खुद को स्थापित किया, और परपोषी से क्या किया, जो है वो पोषण लेना चालू किया। अब पोषण लेने के बाद में वो जब डिजीज के प्रथम बार लक्षण प्रकट हुआ, लक्षण कहाँ जाके प्रकट हो रहा है, यहाँ पर। तो यहाँ से लगा करके ये जो पूरा टाइम पीरियड है, एंट्री से लगा करके फर्स्ट टाइम डिजीज का सिम्टम आने तक का, ये जो पूरा टाइम पीरियड है, ये क्या कहलाता है, इंक्यूबेशन पीरियड। क्या कहलाता है, इंक्यूबेशन पीरियड। तो अगला जो स्टेप है इंक्यूबेशन पीरियड के बाद में, वो है आक्रमण और प्रसार, या फिर उसके जो है आपको जब लक्षण प्रकट होते हैं। अब क्या होता है, जो पैथोजन होता है या फिर जो रोगजनक होता है, वो पौधे के विभिन्न उत्तक, उसके अंगों में पूरी तरह से फैल जाता है, और अंत में पौधे के जो बाहरी रूप में बदलाव आने लगते हैं, और जिसे देख करके आप कहते हो कि इस पौधे में क्या हो गई है, बीमारी हो गई है। अब वो लक्षण है, वो फिर जो लक्षण है या फिर जो सिम्टम्स है, वो हम आने वाली क्लासों के अंदर और थोड़ा सा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। पर अभी हमने ये चीज समझने की कोशिश की कि एक पैथोजन के प्लांट में एंट्री से लेके रोग के लक्षण को जो प्रकट होता है, उसके बीच में क्या होती है, बहुत सारी स्टेजेस होती है। वो कौन कौन सी स्टेज है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि इनोक्यूलम स्टेज होती है, जिसके अंदर जो पैथोजन का कोई भी जो पार्ट होता है वो प्लांट के ऊपर आके उसके संपर्क में आता है। दूसरा स्टेप होता है, उसमें एंट्री होती है। तीसरा स्टेप होता है जिसमें इन्फेक्शन फैलता है। चौथा जो स्टेप होता है, उसके अंदर एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि एंट्री लेने के बाद में जब तक सिम्टम्स नहीं आ जाते उसके बीच का टाइम। फिर जो पांचवा स्टेप होता है, उसके अंदर क्या होता है, वो लक्षण प्रकट होते हैं। तो आई होप एक जो पर्टिकुलर जो रोग होता है प्लांट के अंदर जो होता है, उसके कौन कौन से चरण होते हैं, इनोक्यूलम से लगा करके डिजीज के सिम्टम प्रकट होने तक का, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो आज की जो हमारी बेसिकली क्लास थी, ये बेसिकली एक ओवरव्यू क्लास थी, जिसके अंदर हमने प्लांट डिजीज को जो है सरफेसली टच करने की कोशिश की है। अब सवाल ये आता है कि हम प्लांट डिजीज को क्यों पढ़ रहे हैं, है ना, कि भाई हमें क्या जरूरत आ रही है, पौधा अगर बीमार है तो उसको रहने दो। पर ऐसा होता नहीं है कि बच्चों, आपके लिए और हम सबके लिए ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो केवल किताबों का विषय नहीं है। सीधे तौर पर ये हमारी जो ह्यूमन लाइफ है, या फिर जो एनिमल्स की लाइफ है, जो भुखमरी है, या फिर जो वर्ल्ड की जो फूड सिक्योरिटी है, इन सब से जुड़ा हुआ टॉपिक है प्लांट पैथोलॉजी का। इतिहास बेसिकली गवाह है कि जब जब पौधों के अंदर महामारियां आई हैं, तब तक इंसानों की जो बस्तियां है वो उजड़ गई है। इसके दो बेसिक क्लासिकल एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। उसमें सबसे पहला तो जो है वो है आयरिश अकाल, है ना। ये आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, जो कि कब आया था, 1845 के अंदर। इसमें क्या हुआ था कि अब आयरिश जो रीजन है, देखो मैंने यहाँ पे मैप के ऊपर भी दिखाया है, यहाँ पर आलू के अंदर एक ब्लाइट बीमारी आ गई थी। जब ये जो आलू की जो ब्लाइट बीमारी है, बेसिकली एक फंगस के कारण होती है। इस बीमारी को अपन लेट ब्लाइट ऑफ पटोटे भी कहते हैं। तो इस ब्लाइट के कारण क्या हुआ था कि उस टाइम पे आयरलैंड के अंदर जितनी भी जो आलू की फसल थी वो पूरी की पूरी तबाह हो गई, और लाखों जो लोग हैं वो केवल भुखमरी की वजह से मर गए थे। और अपने इंडिया के अंदर भी लगभग 1943 के आसपास एक भयंकर बीमारी आई थी चावल के अंदर, जिसका नाम है धान का भूरा धब्बा रोग, ब्राउन लीफ स्पॉट डिजीज ऑफ राइस।
इसमें भी क्या हुआ था कि धान की पैदावार जो है वो ड्रास्टिकली पूरी की पूरी खत्म हो गई थी, और इसके अंदर भी उस टाइम पे हजारों लाखों जो लोग हैं वो इंडिया के अंदर भी जो है वो मर गए थे। तो इसीलिए प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत हम इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं ताकि आने वाले समय के अंदर ऐसी महामारियों को रोका जा सके, प्लांट पैथोजन को, इनके सिम्टम्स को, इनकी जो है वो स्टडी की जा सके, और बीमारी को जो है वो उग्र रूप होने से क्या हो सके, रोक सके। तो बच्चों, आज का जो हमारा ओवरव्यू जो क्लास थी वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, और एक लास्ट टॉपिक है जो मैं अब आप लोगों को थोड़ा सा सुपरफिशियली बताना चाहता हूँ। हालांकि अपने सिलेबस के अंदर ये टॉपिक है और इसको आगे हम और ज़्यादा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, पर आप एक चीज़ समझो। अभी मैंने आपको रोग चक्कर बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे इनोक्यूलम जो होता है, जो कि रोग, जो कि पैथोजन होता है, फिर वो कैसे प्लांट के अंदर एंट्री लेता है, एंट्री करने के बाद में वो इन्फेक्शन करता है। तब तक आपको पता भी नहीं चलता, जब आपको उसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं, उसको देख के आप क्या कहते हो कि पौधा क्या है, अब बीमार है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं आपके सामने आज एक स्वस्थ पौधा रख दूं और एक बीमार पौधा रख दूं, तो आप देख के ही बता दोगे। अब आप देख के कैसे बता पाते हो? क्योंकि आपको कुछ ना कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जिनके आधार पर आप ये बता पाते हो कि पौधा क्या है, बीमार है। अगर हम इंसानों की बात करें तो किसी बीमार इंसान को आप तुरंत देख के बता दोगे, है ना? अगर किसी के ट्यूमर है, अगर किसी के फीवर है, या फिर अगर किसी के चोट के निशान है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे डिजीज सिम्टम्स भी हमें प्लांट को, जब हम प्लांट को देखते हैं तो हमें दिखाई देते हैं। आने वाली यूनिट के अंदर अपन इनको और डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ हम छोटा छोटा एक बार इनको समझ लेते हैं ताकि आपको आगे आप इन चीज़ों के लिए क्या हो सको, फेमिलियर हो सको। तो स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ सिम्टम्स के नाम दिखाई दे रहे होंगे। तो पादप में जो आपको लक्षण दिखाई देते हैं, इनको वैसे तो बांटे जाने के बहुत सारे क्राइटेरिया है, लेकिन प्रमुख रूप से अपन इनको 3 श्रेणियों में बांटते हैं। उनमें सबसे पहली जो श्रेणी है वो है नेक्रोटिक या फिर उत्तक्षय। सबसे पहली श्रेणी कौन सी है? उसका नाम है नेक्रोसिस या फिर पहली सिम्टम्स का तो यहाँ पे मैंने नाम लिख रखा है, जिसका क्या नाम है, उत्तक्षय या फिर नेक्रोसिस। दूसरी जो कैटेगरी होती है जिसको अपन कहते हैं हाइपरट्रोफी या फिर हाइपरप्लासिया, है ना? और जो तीसरा जो अपनी कैटेगरी होती है, अ, उसका नाम होता है हाइपोप्लासिया। हाइपोप्लासिया। तो ये 3 प्रमुख कैटेगरी होती है प्लांट डिजीज के सिम्टम्स की। एक एक करके इन कैटेगरीज का अपन ओवरव्यू लेते हैं। सबसे पहला है नेक्रोटिक सिम्टम या फिर उत्तक-क्षय। अगर इस नाम को आप ध्यान से देखोगे तो उत्तक और क्षय, क्षय का क्या मतलब हो गया? हास हो जाना या फिर कम हो जाना, या फिर किसी चीज की जो होती है वो क्या हो जाता है, बेसिकली खत्म हो जाना किसी चीज का। नेक्रोटिक को समझते हैं। देखो, जब रोगजनक पौधे के किसी हिस्से पर हमला करके वहां की कोशिकाओं को पूरी तरह से मार देता है, तो उस हिस्से का रंग क्या हो जाता है? गहरा भूरा या फिर जो है काला रंग हमको दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि सेल का जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो क्या हो चुका है? नष्ट हो चुका होता है। अब कुल मिला के क्या हुआ कि किसी पैथोजन ने अटैक किया, उसने कोशिकाओं को मार दिया, कोशिका कंप्लीटली क्या हो चुकी है? डिस्ट्रॉय हो चुकी है, कोशिका जीवित नहीं है। इस प्रकार के जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं? नेक्रोटिक सिम्टम। अब ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में स्पॉट, ध्यान से देखो यहाँ पे रियल लाइफ फील्ड के अंदर भी आपको पत्तियों के ऊपर कभी कभार ऐसे छोटे छोटे ब्राउन कलर के स्पॉट दिखाई देते होंगे। ये जो स्पॉट होते हैं बेसिकली ये मरी हुई कोशिकाएं होती है। क्या होती है ये? मरी हुई कोशिकाएं होती है। पत्तियों के ऊपर अपन को छोटे गोल या फिर अनियमित आकार के मरे हुए धब्बे दिखाई देते हैं। इन धब्बों को अपन लीफ स्पॉट कहते हैं। शुरुआत के अंदर ये धब्बे छोटे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे पैथोजन का और अटैक बढ़ता जाता है, ये पत्ती के अंदर एक बड़ा सा होल कर देते हैं ना, आर पार। अब इसे होगा क्या कि पौधे के अंदर क्लोरोप्लास्ट कम हो गया, पौधा फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, और अल्टीमेटली पौधा क्या हो जाएगा? डाई हो जाएगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट सिम्टम आता है, नेक्रोटिक सिम्टम, उसका नाम है ब्लाइट। क्या नाम है? ब्लाइट, जिसको हिंदी में अपन कहते हैं झुलसा। अब ब्लाइट के अंदर क्या होता है? बेसिकली ब्लाइट जो होता है ना, वो स्पॉट की तुलना में बहुत तेजी से फैलता है। पहली चीज तो ये, इसमें बेसिकली पत्तियों के ऊपर, टहनियों के ऊपर, या टहनियों का जो पूरा का पूरा एक जो झुरमुट होता है वो इतनी तेजी से मरता है, ऐसा लगता है जैसे पौधे को किसी ने आग के अंदर झुलसा दिया हो, है ना? कई बार आप फील्ड के अंदर देखना, आपको पौधों
कि जो पत्तियां होगी वो एकदम ऐसे मरी हुई ब्राउन कलर की दिखाई देगी और आपको लगेगा जैसे किसी ने इसको आग लगा दी और आग की वजह से ये झुलस गई हो। तीसरा जो हमारा उत्तक का प्रकार आता है वो होता है कैंकर। तीसरा एग्जाम्पल कौन सा है? कैंकर। कैंकर जो होता है ये बेसिकली लकड़ी वाले हिस्सों, जैसे कि तना हो गया, पेड़ की छाल या फिर उसकी जो बार्क हो गई, उनके ऊपर ज्यादातर अपन को देखने को मिलता है। कैंकर में क्या होता है कि तने के ऊपर एक स्थानीयकृत या फिर लोकलाइज्ड मैनर के अंदर मृत और अंदर की तरफ जो धरी हुई अंदर की तरफ जो धसी हुई एक जो खुरदरे प्रकार का घाव होता है वो बन जाता है। इसमें क्या होता है कि पौधे का जो सैप या फिर जो रस होता है वो बहना बंद हो सकता है और टहनी जो होती है वहां से टूट भी सकती है। अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये कैंकर का प्रकार है ना, कि टहनी के ऊपर क्या हो जाता है, पूरा का पूरा ब्लॉक हो जाता है वो हिस्सा और कई बार टहनी वहां से टूट के नीचे गिर भी जाती है। तो ये तीसरा कौन सा प्रकार था उत्तक का? कैंकर। और उत्तक का अगला जो अपना प्रकार है नेक्रोटिक सिम्टम्स का, उसका नाम है रोट या फिर गलन, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं। अब गलन में क्या होता है कि कोशिकाएं मरती तो है ही है, लेकिन मरने के साथ साथ सड़ने भी लगती है। रोट में क्या होता है कि जो रोग कारक या फिर जो पैथोजन होता है ऐसे एंजाइम रिलीज करता है जो कि कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ति होती है उसको गला देती है, उसको घोल देती है। उसका नतीजा क्या निकलता है कि जो जड़ है या फिर जो फल है या फिर जो तना है वो पूरी तरह सड़ करके गीले हो जाते हैं और गुदेदार हो जाते हैं। ठीक है, तो अगला कौन सा सिम्टम्स आ गया? रोट। तो अभी अपन ने क्या पढ़ा? अपन ने ये पढ़ा कि प्लांट के अंदर जो सिम्टम्स होते हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। उसमें से पहली कैटेगरी कौन सी थी? उत्तक क्षय। उत्तक क्षय में क्या होता है कि जो कोशिकाएं होती है वो मर जाती है और मरने के बाद में भूरी या फिर जो ब्लैकिश कलर की होती है अपन को दिखाई देती है। फिर उत्तक क्षय अगर छोटे छोटे स्पॉट के रूप में हो रहा हो तो हम कहते हैं कि लीफ स्पॉट है। फिर अगर उत्तक क्षय लीफ स्पॉट की तरह नहीं होकर के बहुत रैपिड तरीके से फैल रहा है और अपन को देखने में ऐसा लगता है कि जैसे ये पौधा जल गया हो और पत्तियां पूरी ब्राउन पड़ चुकी है, तो अपन कहते हैं कि ये सिम्टम कौन सा है? ब्लाइट। फिर अगर मान लो कि पौधे के किसी हार्ड पार्ट के ऊपर, जैसे तने के ऊपर, टहनी के ऊपर, अगर अपन को ऐसे जले हुए धब्बे के रूप में अगर ऐसे निशान दिखाई दे रहे हैं तो अपन क्या कहते हैं कि कैंकर है। तो वो सिम्टम क्या कहलाता है? कैंकर। और अगर मान लो कि पौधे के अंदर ऐसे सिम्टम है कि लग रहा है कि पौधा गल गया है, पौधे की कोशिकाएं मर गई है, लेकिन अगर उनके अंदर से बदबू भी आ रही है, एक दुर्गंध आ रही है, एक स्मेल आ रही है, तो वो सिम्टम क्या कहलाता है? रोट। तो वो सिम्टम क्या कहलाता है? रोट। ठीक है, तो अब जब भी आप फील्ड के अंदर जाओ और आपको ये चीजें पहचाननी आनी चाहिए कि रोट कौन सा है, लीफ स्पॉट कौन सा है, ब्लाइट कौन सा है, कैंकर कौन सा है। तो सिम्टम्स का एक टाइप अपन ने देख लिया। अब अपन सिम्टम्स का दूसरा टाइप देखेंगे जिसका नाम है हाइपरट्रोपी या फिर हाइपरप्लासिया। तो प्लांट डिजीज के अंदर दूसरे प्रकार के जो हमें सिम्टम दिखाई देते हैं जिनका नाम है अतियुक्ति और अतिवर्धन। देखो यहाँ पे दो जो है वो टर्म्स है जो कि आपको समझना पड़ेगा। एक तो है हाइपरप्लासिया, पहला तो क्या है? हाइपरप्लासिया। और दूसरा कौन सा टर्म है? हाइपरट्रोफी। हाइपरप्लासिया में क्या होती है कि कोशिकाएं असामान्य रूप से विभाजित होती है। कोशिकाओं का क्या होता है? नंबर बढ़ जाता है। जैसे ये एक कोशिका थी, ये बहुत रैपिडली विभाजित होती है और एक से क्या होती है, बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती है और प्लांट का वो पार्ट अपन को क्या हो जाता है? बड़ा या फिर फूला हुआ दिखाई देता है। तो अगर कोशिकाओं की संख्या बढ़ रही है तब तो अपन उसको क्या कहते हैं? हाइपरप्लासिया। क्या कहते हैं? हाइपरप्लासिया। और दूसरा जो सिम्टम्स होता है उसमें क्या होता है कि कोशिकाओं की संख्या नहीं बढ़ती। कोशिकाओं की संख्या नहीं बढ़ती। ये एक कोशिका है, मान लो ये एक ही रहती है लेकिन इसका बस आकार बढ़ जाता है। तो अगर एक कोशिका है, इसका विभाजन होकर बहुत सारी कोशिकाएं बन गई और फिर आकार बढ़ रहा है, तब तो ये क्या कहलाता है? हाइपरप्लासिया। क्या कहलाता है? हाइपरप्लासिया। और अगर एक कोशिका है, इसमें कोशिकाओं की संख्या नहीं बढ़ के अगर इसी कोशिकाओं का आकार बढ़ गया, तब अपन इसको क्या कहते हैं? हाइपरट्रोफी। क्या कहते हैं? हाइपरट्रोफी। तो हाइपरप्लासिया और हाइपरट्रोफी में आपको अंतर समझ में आ गया? इसको यहाँ पर डायग्राम से भी देखो, समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर ये कोशिका थी, असामान्य वृद्धि हुई और बहुत सारी कोशिकाएं बन गई और आकार में क्या हो गया? वृद्धि हो गई। तो ये क्या है? हाइपरप्लासिया। और दूसरी तरफ है अपने हाइपर ट्रॉफी, इसमें एक ही कोशिका थी, इसमें कोशिकाओं का विभाजन नहीं हुआ और इसी कोशिका का आकार बढ़ गया, तो ये क्या है? हाइपरट्रॉफी।
अब हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लासिया की वजह से आपको प्लांट के ऊपर कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं? तो उसमें जैसे एक सिम्टम्स है गॉल, या फिर जिसको अपन ट्यूमर्स भी कहते हैं। कई पौधों के ऊपर आप देखना, आपको लगेगा कि पौधे के ऊपर गांठ बन गई है। तो वो क्यों होता है? वो होता है हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लासिया की वजह से। तो जैसे ये पौधा है नॉर्मल, इस पौधे के ऊपर देखो यहाँ पर गांठ बन गई, तो आप कहोगे कि पौधा क्या है? बीमार है। पौधे के क्या हो गई है? गांठ हो गई है। दूसरा जो हाइपरट्रोफी हाइपरप्लासिया का अपन को एग्जांपल दिखाई देता है, वो है लीफ कर्ल, या फिर जैसे पत्तियां सिकुड़ जाती है, या फिर जो है पत्तियां मुड़ जाती है। पर्णकुंचन में क्या होता है कि पत्ती की जो ऊपरी और जो निचली सतह की कोशिकाएं होती है वो अलग अलग गति से बदलती है। मान लो कि नीचे की कोशिकाएं अगर तेजी से बढ़ती है और ऊपर की ओर धीरे धीरे बढ़ती है, तो पत्ती क्या हो जाएगी? मुड़ जाएगी, और पत्ती अपन को कैसे दिखाई देगी? सिकुड़ी हुई दिखाई देगी। इसे ही अपन क्या कहते हैं? लीफ कर्ल कहते हैं। तो एक मिनट। अपन क्या पढ़ रहे थे? प्लांट में दिखने वाले सिम्टम। सिम्टम में सबसे पहला अपन ने कौन सा समझा? वो था नेक्रोटिक, जिसमें पौधे की क्या हो गई? कोशिकाएं मर रही थी। कोशिकाएं मर रही थी। दूसरे प्रकार के सिम्टम्स अपन ने कौन से देखे? हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लासिया। हाइपरप्लासिया के अंदर क्या हो रहा था? कोशिका का आकार बढ़ रहा था, लेकिन विभाजन होने की वजह से, भाई कोई पर्टिकुलर एक जगह ये प्लांट है, यहाँ पे इसके ट्यूमर हो गया। क्यों हुआ? कोशिकाओं की बहुत सारी संख्या बढ़ गई रैपिड डिवीजन की वजह से। तब तो क्या कहलाएगा? हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लासिया। और अगर एक ही कोशिका, अगर उसका आकार बढ़ने की वजह से कहीं पर ट्यूमर या फिर गोल जैसी संरचना बन रही है, तो अपन उसको क्या कहते हैं? हाइपरट्रोफी। आगे चल के अपन डिजीज का पढ़ेंगे, जैसे क्राउन गोल डिजीज होती है, जो कि एक बैक्टीरिया की वजह से होती है। उसमें पौधे के ऊपर क्या बन जाती है? गांठें। तो दो प्रकार की क्लासिफिकेशन अपन ने देख लिए डिजीज के सिम्टम्स के। पहला था नेक्रोटिक, जिसके अंदर अपन ने लीफ स्पॉट देखा, अपन ने कैंकर देखा, अपन ने रोट देखा, है ना। और दूसरा जो अपन ने देखा, हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लासिया। अब जो लास्ट और तीसरे प्रकार का सिम्टम्स है उसको अपन देख लेते हैं, और फिर आज की क्लास को अपन यहीं पे बंद करते हैं। प्लांट डिजीज सिम्टम्स के ऑलरेडी जो दो टाइप है वो अपन ने समझ लिए। कौन कौन से थे वो? एक तो था नेक्रोटिक सिम्टम्स, दूसरा था हाइपरट्रोफिक या फिर हाइपरप्लासिक जो सिम्टम्स थे वो। और जो लास्ट अपने जो तीसरे टाइप के जो सिम्टम्स बचे हैं वो है हाइपोप्लास्टिक सिम्टम्स। वो कौन से है? हाइपोप्लास्टिक सिम्टम्स। इससे पहले अपन ने हाइपर पढ़ा था। हाइपर का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज का ज्यादा हो जाना। जब कोशिका की संख्या बढ़ गई, कोशिका का आकार बढ़ गया, तो वो किस प्रकार के सिम्टम्स थे? वो थे हाइपरट्रोफिक या फिर हाइपोप्लास्टिक सिम्टम्स, जिसके अंदर पौधा के जो पर्टिकुलर कोई पार्ट है वो आपको सामान्य से बड़ा दिखाई दे रहा था। हाइपोप्लास्टिक का क्या मतलब होता है? इसके अंदर पौधे की जो सामान्य विकास की प्रक्रिया होती है वो रुक जाती है। हाइपो का मतलब हो जाता है कम हो जाना। तो कोशिकाओं की संख्या कम हो गई तो पौधा बौना रह जाएगा। क्लोरोफिल अगर बनना था उतना नहीं बन पाया तो पत्तियां पीली पड़ जाएगी। तो इस प्रकार के सिम्टम्स जो पौधे की सामान्य वृद्धि को नहीं होने देते और अपन को दिखाई देते हैं, वो कैसे सिम्टम्स होते हैं? हाइपोप्लास्टिक सिम्टम्स होते हैं। अब हाइपोप्लास्टिक सिम्टम्स की अगर अपन बात करें, तो प्रमुख रूप से जैसे क्लोरोसिस हो गया, स्टंटिंग हो गया, या फिर मोज़ेक हो गया, ये कुछ सिम्टम्स है जो कि आपको रोगग्रस्त पादप के ऊपर दिखाई देते हैं। तो एक एक करके अपन जो है इन सिम्टम्स का एक बार एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो सबसे पहला जो सिम्टम्स है वो है क्लोरोसिस, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं हरिमहीनता। देखो नाम ही बता रहा है। नाम क्या बता रहा है? कि पौधे के अंदर जितना क्लोरोफिल का कंटेंट बनना चाहिए था उतना नहीं बन पा रहा। इससे होगा क्या? पौधे के अंदर जो हरा रंग होता है वो किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से। अब जब आपके पौधे के अंदर क्लोरोफिल ही नहीं बन पा रहा तो आपकी पत्तियां हरी नहीं दिखेगी। क्लोरोफिल नहीं है तो पौधा फोटोसिंथेसिस करेगा तो फूड नहीं बना पाएगा। फूड नहीं बनेगा तो पौधे की अल्टीमेटली क्या हो जाएगी? डेथ। तो अगर आपको नेचर के अंदर ऐसे प्लांट दिखाई दें जिनकी पत्तियां क्या हो गई है? पीली पड़ गई है, पौधे की हाइट कम है, पौधा इतना ग्रो नहीं कर पा रहा, तो आप तुरंत समझ जाओ कि ये कौन सा सिम्टम्स है? क्लोरोसिस का सिम्टम। यानी कि इनके अंदर क्लोरोफिल कंटेंट पूरी तरीके से नहीं बन पा रहा है, और पौधा बेसिकली क्या हो जाएगा? अब फूड नहीं बना पा रहा और पौधे की डेथ हो जाएगी। तो क्लोरोफिल नष्ट होने की वजह से अगर पत्तियों का जो कलर है वो पीला हो जाता है, इस प्रकार का सिम्टम्स क्या कहलाता है? हरिमहीनता या फिर क्लोरोसिस। दूसरा जो सिम्टम है वो है स्टंटिंग या फिर ड्वार्फिज्म। दूसरा प्रकार का जो सिम्टम है वो कौन सा है? स्टंटिंग या फिर ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म में क्या होता है? पौधे के जो दो नोड होते हैं
उनके बीच की जो दूरी होती है जिसको अपन इंटरनोड कहते हैं वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसका क्या नतीजा निकलेगा कि पौधे की जितनी हाइट होनी चाहिए थी उतनी पौधे की हाइट नहीं हो पा रही है। पौधे के जो अंग है वो सामान्य आकार से क्या रह रहे हैं, छोटे। ठीक है, तो इस प्रकार का जो सिम्टम्स होता है वो क्या कहलाता है, बोनापन या फिर स्टंटिंग या फिर ड्वार्फिज्म। देखोगे ये स्वस्थ पौधा है, इसमें न्यूट्रिशन की इन सब चीज़ों की कमी है तो पौधे की हाइट कम रह गई, तो ये प्रकार का सिम्टम्स कौन सा है, बोना। तीसरे प्रकार का जो सिम्टम है हाइपोप्लास्टिक या फिर अल्पवर्धन के अंतर, वो आता है मोज़ेक। वो कौन सा आता है, मोज़ेक। अब मोज़ेक में क्या होता है, देखो मोज़ेक में क्या होता है, दिखने में आपको पत्तियां बहुत ही सुंदर सी लगेगी, है ना, कि भाई हरे कलर की पत्तियां हैं, बीच बीच में आपको येलो कलर के क्या दिखाई दे रहे हैं, स्पॉट दे रहे हैं, लेकिन ये बहुत खतरनाक पैटर्न होता है। इसमें पत्तियों का जो सामान्य हरा रंग है वो तो रहता नहीं है, पत्तियां कहीं पर गहरी हरी होती है, कहीं पर हल्की हरी होती है, कहीं पर पीली पड़ जाती है, और आपको बेसिकली चितकबरे या फिर एक धब्बे के प्रकार का जो है वो आपको पैटर्न दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने पत्ती पर टाइल का कोई मोज़ेक पैटर्न बना दिया है। ये जो मोज़ेक बीमारी होती है ज़्यादातर वायरसेस की वजह से होती है। तो यहीं पे जो हमारे सिम्टम्स थे ये पूरे हो गए। तो आप ये चीज़ समझना कि आज हमने पूरे सिलेबस का बेसिकली एक ओवरव्यू लिया है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा, अपन ने पढ़ा फाइटोपैथोलॉजी। क्या पढ़ा अपन ने, फाइटोपैथोलॉजी की फाइटोपैथोलॉजी क्या होता है, साइंस की कौन सी ब्रांच है, इस शब्द का क्या मतलब है। दूसरा अपन ने पढ़ा प्लांट डिजीज, कि भाई आप बीमारी किसको कहोगे, आप कब कहोगे कि कोई पौधा जो है वो बीमार है। तीसरा जो अपन ने टॉपिक पढ़ा वो अपन ने पढ़ा डिजीज ट्राइंगल, पौधे के अंदर रोग का त्रिकोण। त्रिकोण में अपन ने पढ़ा कि कौन कौन से 3 फैक्टर है, जब ये होते हैं तभी पौधे के अंदर क्या होती है, बीमारी। ससेप्टिबल होस्ट होना चाहिए, वायरुलेंट पैथोजन होना चाहिए, और होना चाहिए इन्वायरमेंट। अपन ने पढ़ा कि आगे चल के इसी के अंदर 2 चीजें और जुड़ गई। वो 2 चीजें कौन कौन सी थी, टाइम और ह्यूमन इंटरवेंशन, समय और मानवीय हस्तक्षेप। और डिजीज के ट्राइंगल से डिजीज टेट्राहर्डन बन गया। चौथा जो टॉपिक अपन ने पढ़ा वो अपन ने पढ़ा रोग चक्र। रोग चक्र के अंदर अपन ने पढ़ा कि कैसे एक स्वस्थ प्लांट के ऊपर एक पैथोजन आता है और उसकी क्या कर देता है, उसको बीमार, उसको क्या कर देता है, बीमार, उसको रोगग्रस्त कर देता है। इसके कौन कौन से स्टेप होते हैं, तो लगभग 4 से 5 जो भी इसके स्टेप थे अपन ने वो पढ़े। फिर अपन ने पढ़ा कि जब पौधा बीमार हो जाता है तो अपन को उसके ऊपर क्या दिखाई देते हैं, कुछ लक्षण या फिर सिम्टम, कुछ लक्षण या फिर सिम्टम। फिर अपन ने इन लक्षण को देखा कि लक्षण की 3 कैटेगरी है। पहला है नेक्रोटिक, नेक्रोटिक के अंदर अपन ने लीफ स्पॉट, इसके अलावा अपन ने रोट देखा, इसके अलावा अपन ने कैंकर देखा, इसके अलावा अपन ने ब्लाइट का जो स्पॉट है वो देखा। दूसरा जो प्रमुख कैटेगरी थी जिसका नाम था हाइपरट्रॉफिक हाइपरप्लासिया, जिसके अंदर अपन ने देखा कि पौधे के अंदर कैसे ट्यूमर बन जाते हैं, लीफ कैसे कर्ल हो जाती है, वो सिम्टम्स देखे। तीसरे जो अपन ने टॉपिक देखा वो अपन ने सिम्टम्स के अंदर ही अपन ने देखा हाइपोप्लास्टिक। इसमें अपन ने देखा कि पौधे के अंदर जब चीज़ों की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से कैसे क्लोरोसिस हो जाता है, मोज़ेक हो जाता है। देखो अब यहाँ पर भी मैंने कई आपको डिजीज़ के एग्जाम्पल नहीं बताए हैं क्योंकि आज हमारी सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्लास थी। आने वाली क्लासों के अंदर अपन इन टॉपिक को और जो है वो डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर अपन यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।